हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट की जाने वाली है बिहार में टीचर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जिसकी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी के अंदर शेल का हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है टिश्यू, तो टिश्यू के अंदर आज हम लोग प्लांट टिश्यू का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एनिमल टिश्यू का डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट के पास या शिक्षा अभ्यर्थी के पास आप शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी लोगों को इससे हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, तो हम लोग इसका डिटेल्स जूम मीटिंग के अंदर, यानी कि आप जब जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो जूम मीटिंग का लिंक आपको मिलता है, तो या टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो वहाँ भी व्हाट्सएप ग्रुप का फ्रेंड्स लिंक मिल जाएगा या जूम मीटिंग का लिंक मिल जाएगा। तो जूम में लाइव आकर के भी आप डिस्कशन सुन सकते हैं और ऐसे चैनल पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टिश्यू, सबसे पहले हम जानेंगे कि टिश्यू क्या होता है। देखिए, ऊतक किसको बोलते हैं? ऊतक कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं। जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। तो यहाँ पर जो एक टिश्यू होते हैं, उस टिश्यू के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है वो उनका कार्य समान होता है, उनका आकार भी सामान्य होता है। मतलब समान आकार एक जैसे होते हैं और उनका कार्य भी सामान्य होता है, उसको ऊतक बोलते हैं। यानी कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। सभी कोशिका का आकार जो एक ऊतक है, एक ऊतक के अंदर जितनी भी सेल्स होंगे, सेल के आकार, कार्य, फंक्शन, उत्पत्ति जो भी है वो समान होंगे। फिर दूसरे टाइप के जो टिश्यू होंगे उनके अंदर जो सेल होंगे उनका आकार, कार्य, उत्पत्ति समान होगा। इस तरीके से पादप कोशिका की अगर हम पादप टिश्यू की अगर हम बात करें, पादप ऊतक की बात करें, यानी कि प्लांट टिश्यू की बात करें, तो देखिए विभाजन के आधार पर, यानी कि जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, यानी कि जो कोशिका विभाजन होता है उसके आधार पर प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है विभाज्योतकी ऊतक, यानी कि जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा आपका है परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक। तो पहले हम पढ़ेंगे विभाज्योतकी ऊतक। नाम से आपको पता चल रहे हैं कि ऐसा मतलब कि ऊतक जिसकी जो कोशिका होती है उसमें विभाजन की क्षमता होती है विभाजित होने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो ये जो ऊतक की कोशिकाएं होती है, विभाज्योतकी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है, ये कोशिकाएं गोल, अंडाकार और बहुभुजी होती है। इसका आकार ये बताया गया है। अब हम बात करेंगे कि जो विभाज्योतकी ऊतक है ये 3 तरह का होता है। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका है एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शीर्षस्थ विभाज्योतकी। शीर्षस्थ विभाज्योतकी का मतलब ये हुआ, आप इसके नाम समझ सकते हैं कि ये प्लांट, ये जो ऊतक है प्लांट के तने के शीर्ष यानी अग्रभाग में, तना का जो आगे वाला भाग होता है, आगे वाला पोर्शन होता है, उसमें ये पाया जाता है। और इससे क्या होगा, जब इसमें विभाजन होगा, इस ऊतक के अंदर जो सेल है, सेल में जब डिवीज़न होगा, विभाजन होगा, तो ये अग्रभाग में होने की वजह से बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा तो उसका लंबाई, यानी कि उस प्लांट का लंबाई बढ़ाने में ये मदद करेगा। इसको प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लैटरल मेरिस्टेम, यानी कि पार्श्व विभाज्योतकी। अब ये देखिए साइड में होता है, किनारे में होता है। जड़ हो गया या तना हो गया, उसके ये किनारे में पाया जाता है। तो इसके बढ़ने से क्या होगा, मोटाई बढ़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये प्लांट हो गया, इसके किनारे में जब ये होगा तो इसके बढ़ने से तना का मोटाई या जड़ का मोटाई बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यानी अंतवैसी विभाज्योतकी। यानी कि ये क्या होता है कि ये एक्चुअली शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक ही होता है, लेकिन जब इसका ये वृद्धि होता है, विभाज्योतकी ऊतक जो शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक है, ये शीर्ष पर पाया जाता है। इसके बढ़ने से लंबाई बढ़ता है। तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि वृद्धि के कारण इसका आगे वाला भाग हट जाता है। और ये जो ऊतक है, यानी कि ये जो ऊतक है, पत्तियों के आधार पर तनों के पर्व, यानी जो इंटरनोड होता है और जो नोड्स होता है, पर्व संधि होता है, उसके पास पाया जाता है। यानी सीधी से बात करें तो अंतवैसी विभाज्योतकी ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, यानी अग्रभाग में ही होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक का ही ये भाग है, लेकिन वृद्धि होने के कारण आगे से भाग ये हट जाते हैं। और ये पत्तियों के आधार पर तनों के पर्व, जो पत्ती और तना का
मतलब जहाँ पर नोड होता है, ठीक है, वहाँ पर, और पर्व संधि जहाँ पर जो तने के अंदर गड्ढे के समान जैसे होते हैं नोड्स, वो नोड के पास पाए जाते हैं। और यही ऊतक क्या है, धीरे धीरे अस्थायी ऊतक में, मतलब बहुत जल्द ही, समय ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत जल्द ही ये अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी परमानेंट टिश्यू, दूसरा जो हमारा भाग है विभज्योतिकी ऊतक का, वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है विभज्योतिकी ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती है, क्योंकि उसका नाम है विभज्योतिकी ऊतक, नाम से पता चल रहा है कि उसमें विभाजन होते रहते हैं। और यही विभाजित होते होते फिर अस्थायी ऊतक बन जाता है। अस्थायी ऊतक दो भाग में इसको भी बांटा गया है, एक साधारण अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू को 3 भाग में बांटा गया है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पहले तो देखिए प्लांट टिश्यू को 2 भाग में बांटा गया, एक आपका विभज्योतिकी ऊतक और दूसरा आपका अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक को फिर 2 भाग में बांटा गया, एक साधारण अस्थायी ऊतक, दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। अब साधारण अस्थायी ऊतक को फिर 3 भाग में बांटा गया, जिसमें से फर्स्ट आपका है पैरेन्काइमा मृदु ऊतक, ठीक है, कॉलेनकाइमा स्थूलकोण ऊतक, और तीसरा आपका है स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है ये जीवित कोशिका का बना होता है, और इस ऊतक की कोशिका कैसी होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, बहुभुजी होती है, ठीक है। और इसके बीच में, कोशिका के बीच में खाली स्थान होता है, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह ऊतक का मेन काम क्या होता है, भोज्य पदार्थों को जमा करके रखना। अब अगर हम बात करें एक्वेटिक प्लांट का, जो जल में पाया जाने वाला प्लांट होता है, उसके पैरेन्काइमा ऊतक वायु ऊतक में बदल जाता है। उसका जो पैरेन्काइमा ऊतक है, पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, वो वायु ऊतक में बदल जाता है, ठीक है, यानी कि एरेन्काइमा में बदल जाता है। और एयरकाइमा जलीय पौधा को तैरने में मदद करता है, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट है उसको तैरने में कौन मदद करता है, एयरकाइमा, वायु ऊतक मदद करता है। वायु ऊतक क्या है, पैरेन्काइमा ऊतक ही वायु ऊतक में बदल गया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अस्थायी ऊतक जो है उसका साधारण अस्थायी ऊतक का ये एक पहला भाग पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा जो है ये जीवित कोशिका का बना होता है। इसमें खाली स्थान होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसका मुख्य काम भोज्य पदार्थों को जमा करके रखना होता है। और जलीय पौधे में पैरेन्काइमा वायुतक यानी एयरकाइमा में बदल जाता है, और यही जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। ये बात हो गई। दूसरी, अस्थायी ऊतक का जो साधारण अस्थायी ऊतक पार्ट है, साधारण अस्थायी ऊतक का दूसरा पार्ट स्थूलकोण ऊतक कॉलेनकाइमा, यह ऊतक भी जीवित कोशिका का ही बना होता है। ये भी जीवित कोशिका का बना होता है, लेकिन इसके बीच में खाली स्थान होता है, लेकिन पैरेन्काइमा से कम होता है, बहुत कम होता है। यह ऊतक केवल कमज़ोर पौधे में ही पाया जाता है। जो वीक होते हैं, जो लचीले होते हैं, उस पौधे में पाए जाते हैं, जो पौधे को प्रत्यास्थता प्रदान करते हैं, यानी इलास्टिसिटी प्रदान करते हैं। बड़े वृक्षों में इस ऊतक का अभाव रहता है। बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं, बड़े वृक्ष जो होते हैं, उनको वृक्ष और पौधा दोनों में अंतर है, ठीक है। पौधा लचीला होते हैं, लेकिन जो वृक्ष होते हैं वो दृढ़ होते हैं, तो उसमें स्थूलकोण ऊतक का अभाव होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है, कम होता है, बहुत कम। नेक्स्ट हम देखते हैं दृढ़ ऊतक। अब देखिए, ये भी हमारा साधारण अस्थायी ऊतक का तीसरा पार्ट दृढ़ ऊतक है। यह ऊतक मृत कोशिका का बना होता है, यानी डेड सेल का ये बना होता है। और ये ऊतक की कोशिका लंबी, सकरी और मोटी कोशिका भित्ति वाले होते हैं। इस ऊतक के कोशिका के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। जैसे अभी आपने देखा पैरेन्काइमा, यानी कि आपने अभी क्या देखा, मृदु ऊतक और स्थूलकोण ऊतक। मृदु ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होते हैं, और स्थूलकोण ऊतक में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं लेकिन कम होते हैं, लेकिन दोनों जीवित कोशिका का बना होता है। और जो आपका स्थूलकोण ऊतक है, ये पौधे में पाया जाता है, पौधे को इलास्टिसिटी प्रदान करता है, लेकिन बड़े वृक्ष में इसका
अभाव रहता है। अगर हम दृढ़ ऊतक की बात करें तो यह मृत कोशिका का बना होता है। इसकी कोशिका लंबी, सक्रिय, मोटी कोशिका भित्ति वाला होता है। इसमें खाली स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस कोशिका के अंदर नहीं होता है। और इस ऊतक के कोशिकाओं में लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। लिग्निन नामक एक रसायन पाया जाता है, इसको नोट कर लेना है। यह रसायन कोशिका को क्या कर देता है? मजबूती प्रदान करता है। इसलिए जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं आप देखिएगा वो कितने दृढ़ होते हैं, दृढ़, ठीक है, स्थूल। यह ऊतक बीज तथा फलों के ऊपर मजबूती आवरण भी बनाते हैं। जैसे नारियल के ऊपर जो आवरण होता है बहुत हार्ड होता है, उस तरीके से जैसे इस पौधों से प्राप्त होता है। यानी कि जो दृढ़ ऊतक है वो किस पौधों से प्राप्त होता है? जैसे जूट हो गया, है ना, सनई हो गया, पटवा हो गया, ये दृढ़ ऊतक है, ठीक है। यह ऊतक पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहायता भी पहुंचाते हैं तथा पौधे के आंतरिक भाग को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे कैसे हम लोग अपनी माइंड को सेफ रखने के लिए हेलमेट लगा लेते हैं, तो वो बाहर से वो क्या हो गया? दृढ़ आवरण हो गया जो कि सेफ रखेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। उस तरीके से ये जो दृढ़ ऊतक हैं ये आंतरिक सहायता भी प्रदान करते हैं और साथ में पौधे को आंतरिक भाग का सुरक्षा भी रखते हैं। अब देखिए जो हमारा परमानेंट टिश्यू है उसका दूसरा पार्ट हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू था जिसका 3 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा। एक हम लोगों ने क्या पढ़ा? मृदु ऊतक जिसको पेरेन्काइमा बोलते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्थूलकोण ऊतक। तीसरा हमने पढ़ा दृढ़ ऊतक। अब देखिए यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, अस्थायी ऊतक, पेरेन्काइमा, स्थूलकोण और दृढ़ ऊतक, ये 3 हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। ये पेज 2 बार है शायद, चलिए कोई नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ये 3 तो हम लोगों ने पढ़ लिया। साधारण सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये टाइप्स था, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि 3। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी 2 तरह का होता है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम ऊतक जो है वो 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ऊतक पूरे पौधे में पाए जाते हैं। जाइलम मतलब कि इससे रिलेट कीजिए जल, ठीक है। दारू यहाँ पर देखिए इसका हिंदी होता है, दारू भी कैसा होता है? लिक्विड ही फॉर्म में होता है, जल के जैसा होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसको कनेक्ट कीजिए याद करने के लिए। जाइलम का प्रमुख काम होता है जल का संवहन करना, ठीक है। और इसके अलावा भी ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और भोजन का संग्रह भी करता है, लेकिन मुख्य कार्य इसका है जल का संवहन करना। अगर एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है, फ्लोएम, जाइलम, बहुत सारा नाम दे देगा अगर 2, 4, 5, तो आप उसमें जाइलम के साथ जाएंगे, ठीक है। फ्लोएम की अगर हम बात करें तो देखिए इसको बोलते हैं पोषवाह, यानी कि फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है भोजन का मतलब कि ये करना, संवहन करना। अब देखिए यहाँ पर ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें चालनी नलिका, सहकोशिका और फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु ऊतक, ये 4 मिलकर के बनते हैं। कौन? फ्लोएम। फ्लोएम मृदु ऊतक, फ्लोएम तंतु और चालनी नलिका, सहकोशिका, ठीक है। फ्लोएम ऊतक जाइलम के साथ साथ ये भी पौधे के पूरे भाग में पाए जाते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों द्वारा तैयार भोजन पौधों के सभी भागों में पहुंचाना। देखिए जाइलम का काम है जड़ से जल को पत्ती तक ले जाना, ठीक है, जल का संवहन करना। अब पत्ती में फिर क्या होगा? खाना बनेगा, ठीक है। लिप्स में वहाँ पर खाना रेडी होगा प्लांट का, क्योंकि वहाँ पर आपका क्लोरोफिल मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर आ जाता है, क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, तो वहाँ पर खाना रेडी हो जाता है। खाना रेडी होने के बाद फ्लोएम का काम है पूरे भाग में पहुँचाना, यानी कि किचन कहा जाता है, प्लांट का किचन है लीव्स, ठीक है। और वहाँ पर खाना रेडी होने के बाद आपका वो खाना पूरे प्लांट में कौन लेकर जाएगा? फ्लोएम। तो 2 आपको मुख्य बातें यहाँ पर याद रखनी है कि जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन पौधे के सभी भागों में पहुँचाने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पौधा का रक्षी ऊतक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पौधों का रक्षी ऊतक, रक्षी ऊतक के अंतर्गत बाह्य यानी कि एपिडर्मिस और कॉर्क आते हैं जो रक्षा करते हैं पौधों का, जो बाहरी त्वचा होते हैं पौधों का, और जो कॉर्क होते हैं जो काफ़ी कड़ा सा जो आवरण होता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े जैसे आम हो गया, बबूल हो गया, इस तरह से जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनके बाहर में ये आवरण पाए जाते हैं।
अब देखिए एपिडर्मिस, जिसको बाह्य त्वचा बोलते हैं, एपिडर्मिस की कोशिका पौधे के सभी भाग यानी कि जड़ भी होता है, तना में और पत्ती का, सबका ये रक्षा करता है। सभी भागों का एपिडर्मिस क्या करते हैं, रक्षा करता है। यह ऊतक पौधों को जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश, जल की हानि होने से या परजीवी कवक पौधे में प्रवेश न कर जाए इससे, या कई प्रकार के जो आघात होते हैं उससे भी बचाने का काम करता है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा कॉर्क है। अब देखिए जो कॉर्क है ये क्या है, कॉर्क समय के साथ साथ जब जड़ तथा तना पुराना होने लगता है तब तने के एपिडर्मिस का स्थान कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। अब देखिए जैसे कोई न्यूली प्लांट है तो उसका जो मतलब कि देखिएगा आप तना नीचे तो चिकना ऐसे रहेगा, जैसे नया आम का वृक्ष है तो चिकना रहेगा, लेकिन जब वो पुराना कोई आम का वृक्ष देखेगा तो उसके बाहर में वो मतलब कि कड़ा कड़ा सा एक आवरण बन जाता है, जिसको आप हाथ से इसे छुड़ा भी सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, तो वही जब पुराना जब हो जाता है तो एपिडर्मिस जो है उसी के स्थान पर कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको कॉर्क कैम्बियम जो होता है पार्श्व विभाज्यता की ऊतक की कोशिका विभाजन होकर कॉर्क छाल का निर्माण करता है। ठीक है, यानी यही कॉर्क बन जाता है। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम ही फिर क्या बन जाता है, देखिए यहाँ पर एपिडर्मिस का स्थान पर कॉर्क कैम्बियम आ गया और कॉर्क कैम्बियम ही कॉर्क का निर्माण करता है। जो मैंने आपको बताया कि पुराना आप वृक्ष देखेंगे उसके मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है तना, मोटा वाला तना, उसके चारों तरफ एक हार्ड सा मतलब कि कॉर्क बन जाता है, उसको छाल जिसको बोलते हैं, छाल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉर्क में एक तरह का रसायन होता है, ये याद रखिएगा, सुबेरिन। ठीक है, ये एक रसायन होता है सुबेरिन कॉर्क में, जिसके कारण कॉर्क से होकर जल या किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि ज़रूरी नहीं है वो नहीं जा सकता है अंदर वृक्ष में, जिससे कि वृक्ष को क्या होगा, मतलब कि सुरक्षा प्रदान होगा। ठीक है, अब देखिए वार्षिक बलय, एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स क्या होता है, जब आप इस तरह का मान लीजिए वृक्ष है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो आप देखेंगे कट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे रिंग सा आपको देखने को मिलेगा वलय। ठीक है, कुछ लाइट कलर में होगा, कुछ डार्क कलर में होगा, कुछ लाइट कलर में होगा, कुछ डार्क कलर में होगा। इस तरीके से जितने वार्षिक वलय होते हैं पौधे की आयु उतनी होती है। तो वही जो रिंग है मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया पर, उसको काउंट करके पता किया जाता है कि इस वृक्ष का मतलब ये वृक्ष कितना पुराना है, इसकी आयु कितनी है, यही काउंट करके पता किया जाता है। अब देखिए ऐसा क्षेत्र जहाँ सालों भर मौसम होता है, जहाँ पर सालों भर मौसम एक जैसा होता है, एक सामान्य होता है, तो उस वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं बनेगा। क्यों, अब देखिए जैसे एक जैसा ही रहेगा तो वलय दिखाई नहीं देगा। अब जैसे जहाँ पर मान लीजिए गर्मी हो रही है तो गर्मी में पानी कम मिलता है, पानी जब कम मिलेगा तो इसका जो रंग है थोड़ा गहरा हो जाएगा। फिर मतलब कि सर्दियों के दिन में इसको क्या होगा कि इसका जो जब बारिश का दिन होगा उस मौसम में पानी जब मिलेगा प्लांट को तो इसका लाइट कलर हो जाएगा एक वलय का, यानी कि एक वलय अगर ये डार्क हो जाएगा मरून कलर का और फिर एक लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो वलय का डिफरेंस है जब होगा तो वो वलय हमें दिखाई देगा, है ना, वो वलय हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मान लीजिए एक ही कलर का ऐसे बना दिया जाए रिंग, एक ही कलर का एकदम सटा करके, आपको पता नहीं चलेगा कि ये रिंग भी बना हुआ है, एकदम एक जैसा ऐसे रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये रिंग बना हुआ है। आपको क्या यहाँ पता चल रहा है कि रिंग बना हुआ है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर हम ये बोले कि एक मान लीजिए ये डार्क है, ठीक है, और फिर एक हल्का लाइट है, फिर डार्क है, तो ये आप काउंट कर पाएंगे। तो समुद्री एरिया में क्या होता है ना कि मौसम एक समान होता है, एक जैसा होता है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर जो प्लांट पाए जाते हैं उनमें वार्षिक वलय नहीं बनते हैं। ठीक है, और या उसके आसपास समुद्र के आसपास भी उगने वाले जो पौधे होते हैं उसमें वार्षिक वलय नहीं बनते हैं, क्योंकि सालों भर मौसम एक समान वहाँ रहता है। और जहाँ पर सालों भर एक समान नहीं रहता है तो कभी मान लीजिए मतलब कि बारिश का दिन हुआ तो पानी मिला प्लांट को, तो उसका जो वलय है उस समय का जो रिंग है
मतलब कि कोशिका का विभाजन होगा, और विभाजन होगा तो वो लाइट हो जाएगा उसका रिंग। और जिस समय वाटर नहीं मिलेगा, जैसे गर्मियों के टाइम में बहुत तेज़ जब गर्मियाँ होती है तो कोशिका का विभाजन नहीं होगा। जो पार्श्व कोशिका है, जो पार्श्व ऊतक के अंदर जो कोशिका है, जो हम लोगों ने पढ़ा 3 तरह का, ठीक है, शीर्षस्थ और पार्श्व और एक अंतवैसी पढ़े हैं हम लोग 3 गो। तो उसमें जो पार्श्व है उसका विभाजन जब पानी नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, तो उसका कलर जो होगा डार्क हो जाएगा। उस समय उसका कलर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, रिंग मतलब का कलर डार्क हो जाएगा। और इस तरह से वो साइड में से बढ़ते जाता है। मोटाई बढ़ाने का काम पार्श्व विभाज्योतकी ऊतक जो है उसका काम होता है। तो इस तरीके से जब उसका मोटाई बढ़ते जाएगा तो रिंग का कलर जो है थोड़ा सा लाइट डार्क होता जाएगा, ठीक है। जिस समय पानी नहीं मिलेगा, विभाजन नहीं होगा तो डार्क हो जाएगा, पानी मिलेगा, विभाजन होगा तो लाइट हो जाएगा। तो इसमें वलय हमें दिख पाएगा, हम काउंट कर पाएंगे, ठीक है। और लेकिन समुद्री इलाका में ऐसा नहीं होता है, मौसम एक जगह होता है, इसलिए वहाँ पर ये वार्षिक वलय हम बोल सकते हैं कि नहीं बनता है, और हम बनता नहीं है तो फिर हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका था प्लांट टिश्यू। अब देखिए एनिमल टिश्यू अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आई होगी तो दोबारा से आप देख लीजिए, ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हैंड रिटेन नोट्स बना लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है वेब्स एडुकेयर। ऐसे लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मटेरियल आपको चैनल पर मिलेगा, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।